हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीशी लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। आज हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के सोर्सेस, उसका पॉजिटिव इफेक्ट, उसका नेगेटिव इफेक्ट और कैसे उसको हम अपने फूड से रिमूव करेंगे, इन सब बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के बारे में जानने से पहले आपको बायोएक्टिव कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है वो बायोएक्टिव कंपाउंड से ही आया है। तो बायोएक्टिव कंपाउंड्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं होता है। इसके बिना भी हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकती है। इसलिए इसको हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, क्योंकि जो बेसिक न्यूट्रिशन है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कैलोरी प्रोवाइड करती है, प्रोटीन जो है हमें बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती है, लेकिन जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स है ये इन सब बेसिक रिक्वायरमेंट के अलावा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। इसलिए हम इसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं। Bioactive compounds are extra nutritional constituents that are found in small quantities in foods, providing health benefits beyond the basic nutritional value. तो मैंने अभी आपको बताया कि बायोएक्टिव कंपाउंड जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हमारे फूड में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिक न्यूट्रिशन के अलावा, बेसिक न्यूट्रिशन मीन्स जैसे कैलोरी प्रोवाइड करना या हम बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करना, इन सब के अलावा ये और भी अलग तरीके से हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। बायोएक्टिव कंपाउंड्स के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो इसका सोर्स जो है वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, या फिर हम इसको सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मेजर सोर्स है हमारे फूड में वो सीरियल और पल्सेस हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करते हैं। और इनका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और दोनों ही हो सकता है। जब इनका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा तो हम इनको एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कहते हैं। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये एक नेचुरल या फिर सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उनके एब्जॉर्प्शन में ये बाधा का कारण बनते हैं, इसीलिए इनको एंटी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। Anti-nutritional factors are deleterious compounds present in the grain which interfere with the absorption of biomolecules and hamper their bioavailability to human beings and monogastric animals. मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके स्टमक में सिंगल कंपार्टमेंट होता है, मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ही स्टमक होता है जिसके अंदर ह्यूमन बींग भी आते हैं। तो ह्यूमन बींग भी एक मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है। तो जो ये मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स हैं ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये उनके लिए हार्मफुल होता है। जबकि अगर हम रूमिनेंट की बात करें तो उसमें 4 स्टमक होते हैं, 4 कंपार्टमेंट होता है, तो इसलिए वो इजीली इन सब चीजों को डाइजेस्ट कर देते हैं और उनके लिए कुछ भी ये हार्मफुल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो दो बेसिस पे हम एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर को डिवाइड करते हैं, एक तो कंपाउंड के बेसिस पे और दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी के बेसिस पे। तो कंपाउंड के बेसिस पर अगर हम देखें तो कुछ है जैसे प्रोटीन्स, ग्लाइकोसाइड्स, फिनॉल्स और इसके अलावा और भी। तो प्रोटीन्स के अंदर जो आते हैं वो हैं प्रोटीज इनहिबिटर्स, लेक्टिन्स, टॉक्सिक अमीनो एसिड्स और फूड एलर्जेंस। ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आते हैं सैपोनिन्स, ग्लाइट्रोजन, साइनोजन, फाइटोस्टेरोल और फिनॉल्स में आते हैं टैनिन्स एंड गॉसिपोल। इसके अलावा कुछ एंटी मिनरल्स होते हैं, कुछ एंटी विटामिन्स होते हैं और कुछ एंटी एंजाइम्स होते हैं। तो ये उस बेसिस पे है कि इनमें कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट होता है, उसकी बेसिस पे इन एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स को डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट हमारा टाइप का बेसिस है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। तो पहला ग्रुप है हीट स्टेबल ग्रुप, सेकंड है हीट लेबाइल ग्रुप। हीट स्टेबल ग्रुप मीन्स जो हीट में उसकी स्टेबिलिटी, हीट के एप्लीकेशन पे वो इजीली डिग्रेड ना हो, तो हीट स्टेबल ग्रुप इसमें आएंगे। तो इनमें कौन कौन से हैं, फाइटिक एसिड, टैनिन्स, एल्कलॉइड्स, सैपोनिन्स या फिर नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। और दूसरा ग्रुप है हमारा हीट लेबाइल ग्रुप, जो हीट की एप्लीकेशन पे इजीली डिग्रेड हो जाए। तो उसके हैं लैक्टीन्स, प्रोटीज इनहिबिटर, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स और टॉक्सिक एमिनो एसिड्स। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं।
हमारा पहला जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो है फाइटिक एसिड। तो फाइटिक एसिड को हम आइनोसिटोल हेक्साकिस फॉस्फेट मींस IP6, और अगर ये सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट है तो फाइटेट भी कहते हैं। और ये दोनों जो है ये प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म होता है फोस्फेट और आइनोसिटोल का सीड्स में। मींस सीड्स में ये मेनली इन्हीं दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और IP6 जो है ये मेजर आइनोसिटोल फॉस्फेट होता है जो कि पल्सेस में प्रेजेंट होता है। मींस इसी फॉर्म में ये पल्सेस में मेनली प्रेजेंट होता है IP6 के फॉर्म में। इसके अलावा जो IP3 है और IP5 है, इन दोनों फॉर्म में भी हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू द IP6। Phosphorus in phytic acid constitutes the major portion of total phosphorus in most grains। तो मेनली जो हमारा फॉस्फोरस है वो फाइटिक एसिड में ही प्रेजेंट होता है। अबाउट 50 to 80% ऑफ द टोटल फॉस्फोरस मीन्स जितने भी ग्रेन्स में फॉस्फोरस प्रेजेंट होते हैं उसमें मोस्टली फाइटिक एसिड के फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। तो फाइटिक एसिड का अगर हम सोर्सेज देखें तो उसमें सीरियल ग्रेन्स हैं, रेप सीड, पाम कर्नल सीड, कॉटन सीड और सोयाबीन मील्स। अब नेक्स्ट है कि अगर हम हाई फॉस्फेट फर्टिलाइजर का यूज करते हैं इसके कल्टीवेशन के दौरान, तो हमको जो पल्सेस मिलेगा उसमें हायर फाइटिक एसिड कंटेंट मिलेगा। और उसी तरह अगर हम कूलर टेम्परेचर में इसको ग्रो करते हैं तो उस केस में जो फाइटिक एसिड है हमारे पल्सेस में वो लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो हायर अमाउंट किस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, जब हम हाई फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे। और जब हम कूलर टेम्परेचर में ग्रो कराएंगे तो उस केस में हमारा फाइटिक एसिड जो है वो लोअर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो अब देखते हैं कि फाइटिक एसिड के क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, मीन्स क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। Phytic acid can be used to chelate minerals to prevent, inhibit, or even cure some cancers by depriving those cells of the essential minerals that they need to reproduce। मीन्स ये कैंसर को क्योर करने में ये हेल्प करता है। आपको पता है कि कैंसर जो है वो कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द सेल्स की वजह से होता है। मीन्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द जो सेल्स होता है उसकी वजह से कैंसर होता है। तो उन सेल्स को भी ग्रो करने के लिए कुछ मेटल्स चाहिए होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो इन मिनरल्स से ही जो ये फाइटिक एसिड है ये चिलेट कर लेता है, मीन्स एक कंपाउंड बना देता है। और वो जो है वो अनअवेलेबल हो जाता है उन कैंसर सेल्स के लिए, जिससे कि वो ग्रो कर पाए। तो इस तरीके से ये कैंसर्स को क्योर करने में हेल्प करता है। सेकेंड है इट प्रिवेंट्स द रीनल स्टोन डेवलपमेंट। मीन्स ये किडनी स्टोन डेवलपमेंट को भी प्रिवेंट करता है, कि किडनी में स्टोन होने से ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है डाइटरी फाइटेट में ऑल्सो हैव हेल्थ बेनिफिट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। मीन्स ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी हेल्प करता है क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज को ये रिड्यूस करता है। जो स्टार्च के डाइजेशन की वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज जो है वो बढ़ता है, तो ये जो स्टार्च का डाइजेशन है उसके डाइजेशन को ये कम कर देता है। मीन्स रेट ऑफ डाइजेशन जो है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में जो ग्लूकोज है वो तेजी से ना बढ़े। तो इस तरीके से डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो बिलीव दैट फाइटेट रिड्यूसेस ब्लड क्लॉट्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एंड दस प्रिवेंट्स हार्ट डिजीज। मीन्स ये ब्लड क्लॉट्स को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स इन सब को ये रिड्यूस करता है। और इस तरीके से ये हार्ट डिजीज को भी प्रिवेंट करता है। तो ये सारे जो इम्पैक्ट है इसके ये पॉजिटिव इफेक्ट है फाइटिक एसिड के। अब देखते हैं कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो फर्स्ट है इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स सच एज phosphorus, calcium, magnesium, iron and zinc by forming insoluble complexes that are not readily absorbed from the gastrointestinal tract. It also adversely affects the absorption of lipids and proteins। तो हमारे बॉडी के लिए जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इनके साथ जो फाइटिक एसिड है वो कॉम्प्लेक्स बना देता है। और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसका जो यूज है, जो हमारे बेसिक जो मिनरल्स हैं जिनके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना चुका है, वो मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाता है। और अगर मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स ये नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरीके से ये इनके एब्जॉर्प्शन में ये इंटरफेयर करता है कॉम्प्लेक्स बना के। नेक्स्ट है फाइटिक एसिड ऑल्सो इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टायरोसिनेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन
लाइपेज एंड अमाइलेज मीन्स ये एंजाइम के एक्शन को भी रोकता है। ये सारे जो एंजाइम्स हैं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंजाइम्स, इनके एक्शन को भी ये रोकता है। और सबसे ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट है वो ह्यूमन न्यूट्रिशन में वो है रिडक्शन ऑफ जिंक बायो अवेलेबिलिटी मीन्स ये जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसकी अवेलेबिलिटी को ये कम कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जिंक का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो अब देखते हैं कि इसके रिमूवल मेथड क्या है, फाइटिक एसिड को रिमूव करने के क्या मेथड है। तो बहुत से मेथड है, जैसे कि प्री प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट्स। प्री प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट्स में आते हैं सोकिंग, जर्मिनेशन या फर्मेंटेशन। तो इनके जरिए जो फाइटिक एसिड का जो अमाउंट है वो काफी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कुकिंग। कुकिंग की वजह से भी ये इसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। जो फाइटिक एसिड IP6 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कुकिंग की वजह से ये IP5 और IP3 में ये कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। और कुकिंग में भी जो बॉइलिंग ट्रीटमेंट्स है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मीन्स 20% ऑफ जो हमारा फाइटेट है वो बॉइलिंग की वजह से वो कम हो जाता है। नेक्स्ट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है टैनिन। तो टैनिन एक एस्ट्रिंजेंट और पॉलीफिनोलिक बायोमोलिकुल्स कंपाउंड है जो कि प्रोटीन्स या फिर बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ बाइंड करके उसको प्रिसिपिटेट कर देता है। और ये मेनली जो है वो सीड के टेस्टा में प्रेजेंट होता है। टेस्टा मीन्स जो सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे जो आउटर शीट कोट होता है उसको टेस्टा कहते हैं। तो उसी के अंदर ये टैनिन प्रेजेंट होता है और एज अ डिफेंस सिस्टम की तरह सीड के लिए काम करता है और उसको बाहरी एनवायरमेंटल फैक्टर से बचाता है। तो टैनिन जो है वो सीड के टेस्टा में प्रेजेंट होता है, इसलिए जब हम सीड की डीहलिंग करते हैं तो जो टैनिन की वजह से जो एस्ट्रिंजेंसी है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसका फूड सोर्सेज क्या है, कौन कौन से फूड में टैनिन जो है वो पाया जाता है। तो कुछ लेग्यूम है जिसमें सबसे ज्यादा टैनिन पाया जाता है, वो है सोरगम, जिसमें कम से कम 5% कंडेंस टैनिन होता है। इसके अलावा फाबा बीन, लीमा बीन, सनफ्लावर सीड मिल, जिसमें 1.2 से 2.7 क्लोरोजेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा लेंटिल्स, रेड किडनी बीन्स, ब्लैक बीन, ग्रीन पी, चॉकलेट्स, कोकोआ पाउडर, वाइन, टी, इन सब में भी टैनिन प्रेजेंट होता है। कमर्शियल टैनिन का अगर हम सोर्स देखें तो ये चेस्टनट बार्क ट्री से लेते हैं। उसके अलावा वॉटल एंड क्यूब्रेचो, ये तीनों जो सोर्स है ये कमर्शियल टैनिन मीन्स लेदर इंडस्ट्री में जो टैनिन की जरूरत पड़ती है तो इन सोर्स से टैनिन को लिया जाता है। और फार्मास्यूटिकल में ओक गल से ये ऑब्टेन होता है। अब टैनिन के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो जिसमें से पहला पॉजिटिव इफेक्ट है कि इसके पास एस्ट्रिंजेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होता है। एस्ट्रिंजेंट मीन्स जैसे हम स्किन केयर प्रोडक्ट में टैनिन का यूज करते हैं ताकि जो स्किन जो है वो टाइटन हो जाए। तो एस्ट्रिंजेंट मीन्स ये हुआ कि रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर, और जिसकी वजह से स्किन जो है वो टाइट हो जाए। तो इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से ये स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। Tannin also act as local anticoagulants and anti-hemorrhage. एंटीकोगुलेंट्स मीन्स हमारे ब्लड को क्लॉट होने से ये रोकता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है वो ना रुक जाए। और दूसरा है एंटी हेमरेज मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग से भी ये रोकता है। तो इसका दोनों ही रोल है, एंटीकोगुलेंट्स एंड एंटी हेमरेज। नेक्स्ट है tannins are natural antioxidant useful in reducing the negative action of free radicals. ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है जिसकी वजह से जो फ्री रेडिकल का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको रोकता है ये। अब इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर हम देखिए तो इसका सबसे ज्यादा जो है वो आयरन, कैल्शियम और कुछ विटामिन जैसे B12 और B1, इन सब के डाइजेस्टिबिलिटी पे ये इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, इनकी एक्टिविटी को भी रोकता है, जिसकी वजह से जो फूड का इनटेक है वो कम हो जाता है। और इसका रिमूवल मेथड है कुकिंग। पहला कुकिंग है और सेकंड है रिमूविंग द स्किन ऑफ फ्रूट एंड नट्स। जैसे कि मैंने बताया कि ये सीड की कोट में प्रेजेंट होता है, तो अगर हम उसके स्किन को हटाते हैं तो उसका टैनिन का जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा उस फ्रूट्स में या फिर जिस भी चीज से हम निकालना चाह रहे हैं। अब टैनिन जो है वो दो तरीके के होते हैं, पहला है ट्रू टैनिन और दूसरा है सीडो टैनिन।
तो ट्रू टेनिन वो होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हायर होता है। अप्रॉक्स 1000 से 5000 डाल्टन तक जो मॉलिक्यूलर वेट है ट्रू टेनिन का होता है। और ट्रू टेनिन जो है ये भी दो तरीके के होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन या फिर एंथोसाइनिडिन्स, और सेकंड है नॉन हाइड्रोलाइजेबल, इसको कंडेंस्ड या फिर प्रो एंथोसाइनिडिन्स भी कहते हैं। हाइड्रोलाइजेबल टेनिन्स का जो एग्जाम्पल है वो है गैलोटेनिन्स एंड इलेजिटेनिन्स, और नॉन हाइड्रोलाइजेबल का एग्जाम्पल है फ्लेवॉन 3 ओल्स या फिर कंडेंस टेनिन्स जो बाकी है। इसके अलावा जो सूडो टेनिन्स है वो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि गैलिक एसिड। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बस मॉलिक्यूलर वेट का है कि जो ट्रू टेनिन्स है उसका बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है 1000 से 5000, और सीडो टेनिन्स का जो है वो लोअर होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कंपाउंड जो है वो है सैपोनिन। तो सैपोनिन एक फोम प्रोड्यूसिंग ट्राइटरपीन या फिर स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स है जो कि नेचुरली बहुत से प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और जो ये सैपोनिन वर्ड है वो लैटिन वर्ड सैपो से आया है जिसका मतलब है सोप। और सोप नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि जब इसको पानी के साथ सेक किया जाता है तो ये फोम प्रोड्यूस करता है सोप की तरह, इसीलिए ये इसका नाम सैपोनिन पड़ा है। The structural complexity of saponins results in a number of physical, chemical, and biological properties, which include sweetness and bitterness, foaming and emulsifying properties, pharmacological and medicinal properties, hemolytic properties, as well as antimicrobial, insecticidal, and mollusticidal activities. तो जो सैपोनिन का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से इसके बहुत सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि स्वीटनेस, बिटरनेस, फोमिंग, इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एंटी माइक्रोबियल, इंसेक्टिसाइडल, ये सारी जो प्रॉपर्टी है इसके स्ट्रक्चर की वजह से है, सैपोनिन के स्ट्रक्चर की वजह से है। तो जो सैपोनिन्स है वो प्लांट का डिफेंस सिस्टम है जिसको हम फाइटोप्रोटेक्टॉन्स भी बोलते हैं या फिर फाइटो एंटीसिपिन्स। अगर हम इसके सोर्स देखें तो इसका सोर्स है लेग्यूम्स और ऑयल सीड्स जैसे कि किडनी बीन्स, चिकपीस, सोयाबीन, ग्राउंड नट, लुपीन, सनफ्लावर, पीनट्स, मूंग बीन्स, ब्रॉड बीन्स, लेंटिल्स, गार्डन पीस, और इसके अलावा है स्पिनच, ओट्स, फेनुग्रीक, गार्लिक और पोटैटो। अब सैपोनिन के जो पॉजिटिव इफेक्ट है उनमें से पहला है कि ये एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है। एंटी माइक्रोबियल मीन्स जो माइक्रोब्स को किल करे। सेकंड है इंसेक्टिसाइडल, जो इंसेक्ट को किल करे। नेक्स्ट है मोलस्कीसाइडल मीन्स मोलस्क के अगेंस्ट ये वर्क करता है, मोलस्क को किल करता है। उसके बाद है हाइपोकोलेस्ट्रोलैमिक मीन्स कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इम्यूनो स्टिमुलेटरी मीन्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, मजबूत करता है। और नेक्स्ट है एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी मीन्स जो कैंसर प्रोड्यूसिंग जो सेल्स है उनसे ये लड़ता है। उसके बाद ये एक बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स की तरह भी वर्क करता है, मीन्स जो भी कोलेस्ट्रॉल और जो पैथोजन है ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं उनके साथ ये बाइंड कर लेगा और बाइंड होने के बाद एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देगा। बड़ा सा मॉलिक्यूल बनने की वजह से जो हमारे इंटेस्टिनल वॉल है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और फिर हमारे बॉडी से वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स की तरह भी वर्क करता है। Next है they perform their function within the intestinal tract and do not enter the rest of the body, hence they are non-systematic. मीन्स ये इंटेस्टिनल ट्रैक में ही वर्क करता है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी द्वारा, इजिली रिमूव हो जाता है हमारे बॉडी से। They break down and remove impacted rubber-like matter from the colon walls and act favorably on the intestinal flora, encouraging the growth of beneficial bacteria and retarding the harmful bacteria. मीन्स ये जो रबर लाइक मैटर हमारे कोलोन के अंदर जो भी इम्प्योरिटी जैसे रबर लाइक मैटर है ये फॉर्म होता है, उसके साथ ये बाइंड करके उसको रिमूव कर देता है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया के ग्रोथ में ये हेल्प करता है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? तो फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है डेलिटेरियस फंगी टॉक्सिक, मीन्स ये हार्मफुल फंगी टॉक्सिक की तरह भी काम करता है। उसके बाद है हेमोलिटिक, हेमोलिटिक मीन्स हमारे आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद है मेम्ब्रोनेलिटिक एक्टिविटीज मीन्स मेम्ब्रेन, जो सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको भी ये तोड़ता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है ये।
नेक्स्ट है ग्रोथ इम्पेयरमेंट एंड रिड्यूस देयर फूड इनटेक ड्यू टू द बिटरनेस एंड थ्रॉट इरिटेटिंग एक्टिविटी ऑफ सैपोनिन्स। जो सैपोनिन है इसमें बिटर टेस्ट होता है, तो जिसकी वजह से हमारे जो थ्रॉट है उसमें इरिटेशन होती है, तो ग्रोथ नहीं हो पाता, फूड इनटेक हमारा कम हो जाता है सैपोनिन की वजह से। उसके बाद रिड्यूस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी एंड इट अफेक्ट्स प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी बाय इनहिबिट वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो ये बहुत सारे जो एंजाइम है उनके वर्किंग को ये रोक देता है, जैसे कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जिसकी वजह से हमारी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है। अब इसके रिमूवल मेथड कौन कौन से? सोकिंग में भी अगर हम वाटर में सोकिंग करते हैं तो 9 से 18% जो सैपोनिन है वो हमारे फूड से रिमूव हो जाएगा। दूसरा है कि अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन में इसको सोक करते हैं तो 30 to 36% सैपोनिन जो है वो रिमूव हो सकता है। इसके अलावा अगर हमने अपने फूड को, अपने सीड को पहले से ही सोक कर रखा है और फिर उसको हम कुक करेंगे तो उससे 12 to 15% जो सैपोनिन है वो रिमूव हो जाता है। इसके बाद स्प्राउटिंग, तो स्प्राउटिंग की वजह से अलग अलग सीड पे इसका अलग अलग इम्पैक्ट होता है, जैसे कि मूंग, बीन और पीन में सैपोनिन का लेवल बढ़ जाता है स्प्राउटिंग की वजह से, जबकि मोथ बीन्स में इसका कम हो जाता है और चिकपीस और लेंटिल्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आता स्प्राउटिंग की वजह से। नेक्स्ट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है प्रोटीज इनहिबिटर। तो प्रोटीज वर्ड से आपको क्या समझ आता है? तो प्रोटीज मीन्स ये एक ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो प्रोटीन इनहिबिटर्स जो है उन्हीं एंजाइम्स को ये रोकता है, जिससे कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो रुक जाता है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो ये एक प्रोटीन बेस्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट किंगडम में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये लेग्यूम्स के सीड्स में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, और इनका मेन काम है प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकना, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इसके अलावा और भी जो प्रोटीजेज है इनकी एक्टिविटी को ये रोकते हैं। प्रोटीज इनहिबिटर्स के दो वेल नोन फैमिलीज हैं, जिसमें से पहला है बॉमेन बिर्क इनहिबिटर्स जो कि सोयाबीन में पाया जाता है, और दूसरा है कुनिज टाइप इनहिबिटर्स। तो जो बॉमेन बिर्क इनहिबिटर्स है बीबीआई, वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और इलेस्टेज इन दोनों पे काम करता है, जबकि जो केटीआई है, कुनिज टाइप इनहिबिटर्स है, वो सीरीन, सिस्टीन और एस्पार्टिक प्रोटीज पे वर्क करता है। ये इनके सोर्सेज है रो सोयाबीन्स और उसके अलावा अदर लेग्यूम्स जैसे कि लीमा बीन्स और किडनी बीन्स। अब प्रोटीज इनहिबिटर्स का मेन नेगेटिव इफेक्ट जो है कि ये प्रोटीन की डाइजेशन को कम करता है, इट रिड्यूसेस द प्रोटीन डाइजेशन, जिसकी वजह से डायरिया और एक्सेसिव गैस प्रोड्यूस होता है। प्रोटीज इनहिबिटर्स जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से जो वो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको डिसॉल्व नहीं कर पाता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अगर बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट है तब भी नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाता है, तो इस वजह से जो प्रोटीन का हमारा डाइजेशन है वो रुक जाता है। अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो इट हेल्प्स इन ट्रीटिंग द इलनेस सच एज ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर जैसे गैस्ट्रिक, कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट एंड लंग कैंसर। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये है कि ये ओबेसिटी को ट्रीट करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को ट्रीट करता है, ऑटो इम्यून डिजीज को भी, साथ में इसका कुछ कैंसर्स के भी ये ट्रीटमेंट में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कंपाउंड है एमाइलेज इनहिबिटर, जिसे हम स्टार्च ब्लॉकर भी कहते हैं। तो स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी द्वारा तब तक नहीं होती है जब तक वो स्मॉलर शुगर में वो नहीं टूट जाते हैं। तो जो ये एमाइलेज इनहिबिटर है ये स्टार्च को ब्लॉक कर देता है, मीन्स उसको डाइजेशन को रोक देता है, मीन्स अमाइलेज को इनहिबिट कर देता है। एमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, मीन्स ब्रेक डाउन करता है, तो एमाइलेज को इनहिबिट कर देगा जिसकी वजह से स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हमारी बॉडी द्वारा। ये तो इसकी कुछ सोर्सेज जो है वो मेन सोर्स इसका है पिजन पी में एमाइलेज इनहिबिटर पाया जाता है। इसका रिमूवल मेथड अगर हम देखें तो ये pH 4.5 और 9.5 के बीच में ये एक्टिव रहता है, तो यानी इसके अलावा अगर हम कोई और pH इसको अप्लाई करते हैं तो ये डिग्रेड हो सकता है। दूसरा है कि ये हीट लेबाइल है,
मीन्स हीट में इसकी हीट एप्लीकेशन से इसका रिमूवल हो सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो ये मेन इम्पैक्ट जो है बोवाइन पैंक्रियाटिक एमाइलेज पे होता है, मीन्स उसकी वर्किंग को ये रोक देता है। इसके अलावा अगर पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है इसका पॉजिटिव इफेक्ट में, क्योंकि ये स्टार्च के डाइजेशन को अगर रोक रहा है, स्टार्च को डाइजेस्ट ही नहीं होने दे रहा है, ब्रेक डाउन ही नहीं होने दे रहा है, तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए ये हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कंपाउंड है लैक्टीन। तो लैक्टीन एक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है, तो जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हैं उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड प्रोटीन मीन्स तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो लैक्टिन भी एक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, शीट्स में जैसे कि सीरियल बीन्स में, और ट्यूबर्स की बात करें तो पोटैटोज में, और इसके अलावा कुछ एनिमल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्लांट में लैक्टिन जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फाइटोहेमोग्लूटिनिन्स। जो लेग्यूम शीट्स के जो मोस्टली जो प्रोटीन होते हैं उसमें जो 2 से 10% है वो लैक्टिन ही होते हैं। और ये जो लैक्टिन है ये एलर्जेंस और हेमाग्लूटिन्स इन दोनों की तरह वर्क करते हैं। एलर्जेंस मीन्स जो ऐसे कंपाउंड जो एलर्जी क्रिएट करे हमारे बॉडी में जाके, और हेमाग्लूटिनिन्स मीन्स आरबीसी का एक साथ क्लम्प कर जाना। तो अब हम इसका अगर सोर्सेज देखें तो किडनी बीन्स, सोयाबीन्स, पीनट्स, पोटैटोज या होल ग्रेन्स, इन सब चीजों में जो ये लैक्टिन्स है ये पाए जाते हैं। इसके अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो लैक्टिन्स जो है ये स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप के साथ ही इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका यूज जो है वो मेडिकल एरिया में होता है, और इसके अलावा ये कैंसरस सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। अब अगर हम इसका नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं तो पहला नेगेटिव इफेक्ट इसका ये है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट होते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को ये रोक देता है। दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसीज है, उसको कोगुलेट कर देता है ये। थर्ड है डाइटरी लेक्टिन्स एक्ट एज प्रोटीन एंटीजन दैट बाइंड टू सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन एरिथ्रोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ये प्रोटीन एंटीजन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ये सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड्स पे बाइंड कर देता है और उनके वर्किंग को ये रोक देता है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट नेगेटिव इफेक्ट है कि ये नाइट्रोजन और प्रोटीन यूटिलाइजेशन इन दोनों को ही ये कम करता है। अब इसका रिमूवल मेथड अगर हम देखें तो ये लैक्टीन्स आर वाटर सोल्यूबल दैट कैन बी इजिली रिमूव बाय सोकिंग और बॉइलिंग। अगर ये वाटर सोल्यूबल है तो हम इसको अगर सोक करते हैं या बॉईल करते हैं तो इजिली इसको हम रिमूव कर सकते हैं अपने फूड से। नेक्स्ट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कंपाउंड है ऑक्सलेट्स। ऑक्सलेट्स या ऑक्सैलिक एसिड। जब ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट होगा तब इसको ऑक्सलेट हम कहेंगे। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बिटर फ्लेवर प्रोवाइड करता है, और ये प्लांट में इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ये प्रीडेटर को दूर रख सके, जो प्लांट है अपने से प्रीडेटर को ये दूर रख सके। जो ऑक्सलेट्स है ये दो तरीके के बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एक तो सोल्यूबल सॉल्ट बनाता है और दूसरा जो है इनसोल्यूबल सॉल्ट बनाता है। तो जो सोल्यूबल सॉल्ट है वो तब बनते हैं जब ऑक्सलेट जो है वो पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम के साथ अपना बॉन्ड बनाता है, और दूसरा इनसोल्यूबल सॉल्ट तब बनता है जब वो कैल्शियम और आयरन के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। अब इसके अगर हम सोर्सेस देखें तो ये स्पिनच, रूबर, अमरंथ, सोयाबीन्स, बीन्स, एलमंड्स, पोटैटो और स्वीट पोटैटो सब में ऑक्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट अगर देखें तो पहला इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये मिनरल के एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और मेन मिनरल जो है जिसको ये अफेक्ट करता है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। सेकंड नेगेटिव इफेक्ट इसका किडनी स्टोन का फॉर्मेशन है, और इसका जो सिम्टम अगर हम बोले तो ये है हाइपर ऑक्सिलूरिया, मीन्स यूरिन में ऑक्सलेट का हाई कंसंट्रेशन होना। उसके बाद है नेक्स्ट नेगेटिव इफेक्ट फीटल ह्यूमन पॉइजनिंग। इसकी वजह से ह्यूमन पॉइजनिंग भी हो सकती है, अगर हम रूबर्ब के लीव्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमन पॉइजनिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट का नेगेटिव इफेक्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, और फिर उसकी वजह से इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा सीवियर इरिटेशन भी हो सकता है।
अब इसके दो रिमूवल मेथड है, एक है सोकिंग, दूसरा है कुकिंग। लेकिन सोकिंग और कुकिंग से हम सिर्फ सॉल्युबल ऑक्सलेट को ही रिमूव कर सकते हैं, इनसॉल्युबल को नहीं। और इनसॉल्युबल जो सॉल्ट है वो कब बनता है, जब वो कैल्शियम और आयरन के साथ बॉन्ड बनाता है। यानी इसके साथ अगर उसने बॉन्ड बना लिया तो हम कुकिंग और सोकिंग के द्वारा भी हम इसको नहीं रिमूव कर सकते हैं अपने फूड से। अब ये सारी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पढ़ने के बाद आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, किसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, किसका क्या नेगेटिव इफेक्ट है, किसका क्या सोर्स है। तो इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो ये जितने भी जो ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है उनको एक टेबल फॉर्मेट में मैंने डाला है, जो कि चीज़ें जो है वो टू द पॉइंट है, जिससे डायरेक्ट आपको याद हो जाए और एमसीक्यूज अगर आते हैं इन सब पे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला कंपाउंड है फाइटिक एसिड और इसका पॉजिटिव इफेक्ट है कि ये मिनरल्स को चिलेट करता है और कैंसर को क्योर करता है। किडनी स्टोन को ये प्रिवेंट करता है और ब्लड ग्लूकोज को भी कम करता है, ब्लड क्लॉट को भी कम करता है। साथ साथ में ये और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स इनको भी रिड्यूस करता है। नेगेटिव इफेक्ट अगर हम इसका देखें तो ये मिनरल के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, मेनली फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक को। इसका रिमूवल मेथड है सोकिंग, जर्मिनेशन या फर्मेंटेशन या कुकिंग। कुकिंग में जो बॉइलिंग है उसका 20% जो फाइटेट है वो रिमूव कर देता है। इसका सोर्स अगर हम देखें तो कुछ ग्रेन्स, रेप सीड, पाम कर्नल सीड, कॉटन सीड और सोयाबीन मिल्स होते हैं। मेन कैरेक्टर की अगर हम देखें तो इसको हम आइनोसिटोल हेक्साकिस फोस्फेट भी कहते हैं और फाइटेट सॉल्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। नेक्स्ट है टैनिन। तो टैनिन का पॉजिटिव इफेक्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कोगुलेंट, एंटी हेमरेज, एंटीऑक्सीडेंट। नेगेटिव इफेक्ट अगर हम देखें तो इसका मेन नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आयरन, कैल्शियम और विटामिन B12 और B1 और प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, इन पे इनका नेगेटिव इफेक्ट है। इसके साथ ये एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, इनके एक्शन में ये इनहिबिशन का काम करता है, मीन्स इनके एक्शन को इनहिबिट करता है। रिमूवल मेथड अगर हम देखें तो टैनिन को हम अगर सीड को डीहल करते हैं तो उससे रिमूव हो सकता है या फिर सोकिंग और बॉइलिंग से। इसका सोर्सेज देखें तो सॉरगम, फावा बीन्स, लीमा बीन्स, सनफ्लावर सीड मिल्स, रेप सीड, लेंटिल्स, रेड किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, ग्रीन पीस, चॉकलेट्स, कोकोआ पाउडर, वाइन और टी। इसके अलावा अगर मेन कैरेक्टर हम देखें तो ये एक एस्ट्रिंजेंट क्लास होता है, पॉलीफिनोलिक बायोमोलिकुल्स होता है, जो कि बाइंड करके ये प्रोटीन को प्रिसिपिटेट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट है सैपोनिन। तो सैपोनिन का पॉजिटिव इफेक्ट है एंटी माइक्रोबियल, इंसेक्टिसाइडल, मोलस्किसाइडल, हाइपोकोलेस्ट्रोलैमिक, इम्यूनोस्टिमुलेटरी एंड एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी, और ये बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट्स की तरह भी काम करता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट देखें तो हेमोलिटिक है ये। उसके अलावा इट रिड्यूसेस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डिक्रीज द डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिविटी। रिमूवल मेथड है सोकिंग, कुकिंग और स्प्राउटिंग। और इसके सोर्सेज है लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स, किडनी बीन्स, ब्रॉड बीन्स, और इसके अलावा है स्पिनच, ओट्स, गार्लिक और पोटैटोज। इसका मेन इसका करेक्टर अगर हम देखें तो ये फोम प्रोड्यूसिंग ट्राइटर्पीन होता है या फिर स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड्स होता है, जो कि वाटर के साथ सेक करने पे ये एक फोम प्रोड्यूस करता है। और ये लैटिन वर्ड सैपो से बना है, जिसका मतलब है कि फोम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होना इसमें। उसके बाद है प्रोटीज इनहिबिटर। तो प्रोटीज इनहिबिटर का पॉजिटिव इफेक्ट है कि ये ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, इन्फ्लेमेटरी, इन सबको ट्रीट करता है और इसके साथ बहुत सारे जो कैंसर है उनको भी ट्रीट करता है। नेगेटिव इफेक्ट अगर हम इसका देखते हैं तो ये प्रोटीलिटिक एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन और बाकी जो प्रोटीज एंजाइम है। रिमूवल मेथड इसका है कि ये ऑटोक्लेव और बॉइलिंग ट्रीटमेंट मीन्स हीट ट्रीटमेंट से ये रिमूव हो जाता है। सोर्सेज अगर हम देखें तो ये मेनली रो सोयाबीन्स में पाया जाता है, और रो सोयाबीन्स में भी कौन सा प्रोटीज इनहिबिटर होता है, बॉमेन बिर्क इनहिबिटर्स। और ये प्रोटीन बेस्ड सब्सटेंस है, इसमें दो तरीके की फैमिली है, जैसे कि बॉमेन बिर्क इनहिबिटर और कुर्निज टाइप इनहिबिटर, जो कि ये दोनों मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है एमाइलेज इनहिबिटर। एमाइलेज इनहिबिटर का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, मीन्स ग्लूकोज के लेवल को ये कम करता है। और नेगेटिव इफेक्ट अगर हम देखें तो इट इनहिबिट द बोमाइन पैनक्रिएटिक एमाइलेज, मीन्स जो बोमाइन का पैनक्रिएटिक एमाइल है उसके वर्किंग को ये रोकता है। रिमूवल मेथड देखें तो ये हीट लेवाइल है, तो हीट एप्लीकेशन से इजिली ये रिमूव हो जाएगा।
और इसका मेन सोर्स है पिजन पी। इसको हम एमाइलेज इनहिबिटर को स्टार्च ब्लॉकर भी कहते हैं। और 4.5 और 9.5 इसके अलावा अगर कोई सा भी हम पीएच रखते हैं तो इसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हेमाग्लूटिनिन्स या लैक्टिन्स। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि ये कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, और नेगेटिव इफेक्ट इसका ये है कि जो हमारा डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके एब्जॉर्प्शन को ये रोकता है, आरबीसी को कोगुलेट करता है, और साथ में नाइट्रोजन और प्रोटीन यूटिलाइजेशन को भी ये कम करता है। रिमूवल मेथड देखें तो लैक्टिन्स जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होता है, तो इसको सोकिंग और बॉइलिंग के जरिए हम इसको इजिली रिमूव कर सकते हैं। सोर्सेज देखिए तो किडनी बीन्स, सोयाबीन्स, पीनट्स, पोटैटोज और होल ग्रेन्स इनमें पाए जाते हैं। पोटैटोज में स्पेशली उसकी स्किन में लैक्टिन्स जो है वो ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम इसका मेन कैरेक्टर देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, मीन्स ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट है ऑक्सलेट्स। तो ऑक्सलेट का कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये मिनरल के एब्जॉर्प्शन को, मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों के जो एब्जॉर्प्शन है उनको ये इनहिबिट करता है और किडनी स्टोन के फॉर्मेशन करता है। रिमूवल मेथड हम देखें तो इसका सोकिंग और कुकिंग है। अगर हम सोकिंग और कुकिंग करते हैं तो इसको हम इजिली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल वाले पार्ट को हम नहीं रिमूव कर सकते, इनसोल्यूबल ऑक्सलेट्स को हम नहीं रिमूव कर सकते हैं, जो कि आयरन और कैल्शियम के साथ बनाते हैं ये। अब इसका सोर्सेज देखिए तो स्पिनच, रूबर, अमरंथ, सोयाबीन्स, बीन्स, आलमंड्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारे इसके सोर्स हैं। और कैरेक्टर में मैंने आपको अभी बता दिया सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के बारे में। उसके बाद है ये ग्वाइट्रोजेंस। तो ग्वाइट्रोजेंस का भी कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है, इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये जो थायराइड हार्मोन्स है उसके सिंथेसिस और उसके सिक्रेशन को ये रोक देता है, उसकी ग्रोथ को ये रोक देता है, और इसके साथ रिप्रोडक्टिव जो परफॉर्मेंस है उसको भी ये इनहिबिट कर देता है। और ग्वाइट्रोजेंस की वजह से ग्वाइटर का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? कुकिंग के जरिए, या फिर हम अपने डाइट में अगर आयोडीन का ऐड करते हैं तो ग्वाइटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। सोर्स अगर हम देखें तो लेग्यूम्स हैं जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट और बाकी वेजिटेबल्स। इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये एक नेचुरली अकरिंग ग्लाइकोसाइड्स है जिसको ग्वाइट्रोजेंस कहते हैं, और ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन में इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट है सियानोजेंस। सियानोजेंस में एक तरह का लिमेरिन, लिमेनिन एक तरह का सियानोजेंस है जो कि एक सियानोजेनिक ग्लूकोसाइड है, और इसका जो नेगेटिव इफेक्ट ये है कि ये रेस्पिरेटरी इनहिबिटर है, जिसकी वजह से जो हमारे टिश्यू में जो ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन ये डिक्रीज कर देता है, और एक्यूट टॉक्सिसिटी को भी प्रोड्यूस करता है, और कई बार इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। इसका रिमूवल मेथड है कि अगर हम इसको वाटर में बॉईल करते हैं तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसका मेन सोर्स है कसावा, लिनसीड, सोरगम और व्हाइट क्लोवर। Cyanogens are glucosides of a sugar, often glucose, which is combined with a cyanide containing acyl CoA। मीन्स ये एक तरीके का ग्लाइकोसाइड्स है जो कि शुगर से बना होता है, शुगर वो भी मेनली कौन सा, ग्लूकोज, और ये साइनाइड के साथ बन के ये बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है गॉसिपोल। गॉसिपोल का जो अगर नेगेटिव इफेक्ट देखें तो इसकी वजह से वेट का लॉस होना, या फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, कार्डियक प्रॉब्लम होना, और सीवियर केस में डेथ भी हो सकता है कि ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है हमारी ब्लड में, इसलिए इसकी वजह से कई बार डेथ भी हो सकता है। और अगर हम एग में देखें तो एग में जो ओलाइव ग्रीन कलर का डिकलरेशन होता है वो गॉसिपोल की वजह से ही होता है। रिमूवल मेथड हम देखें तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, या फिर एडजॉर्प्शन, या मेम्ब्रेन सेपरेशन, या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, इन सब से हम इसको रिमूव कर सकते हैं गॉसिपोल को। ये कॉटन सीड ऑयल में प्रेजेंट होता है। कॉटन सीड ऑयल एक तरह का लिक्विड होता है, इसलिए हम जो इसका रिमूवल मेथड जो है ये सारे हम लिक्विड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हमने ये यूटिलाइज किए हैं ये मेथड्स। गॉसिपोल जो है ये एक नेचुरली अकरिंग पॉलीफिनोलिक कंपाउंड होते हैं जो कि कॉटन सीड में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ कुछ और कंपाउंड दिए गए हैं जिसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, और इसका मेनली जो है नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसलिए मैंने नेगेटिव इफेक्ट ही इसमें डाला है। पहला है फेविज्म। तो फेविज्म जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD डेफिशिएंसी, इसकी वजह से ये होता है।
ये जो कंपाउंड है, ये जो एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से फेविज्म होता है। और इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है? हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया होता है जिसकी वजह से हेडेक, नोजिया, पेन, फीवर या फिर यूरिन में ब्लड का आना, जॉन्डिस, डेथ, तो ये सारे जो इफेक्ट है ये फेविज्म का ही है। इसका मेन सोर्स है फावा बीन्स, जिसको हम ब्रॉड बीन्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है यूरिसिस एसिड। यूरिसिस एसिड का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो है हार्ट डिजीज हो सकता है इसमें, और ये मेनली मस्टर्ड ऑयल और रेपसीड ऑयल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है कुकुरबिटेसिन। कुकुरबिटेसिन जो है ये क्रैम्प और डायरिया और कोलेप्स वगैरह कॉज कर सकते हैं, और ये बीटर कुकुरबिट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है बीटा ऑक्साइल अमीनो एल अलानाइन एसिड, इन शॉर्ट में BOAE। तो इसकी वजह से एक लेथायरिज्म डिजीज होता है। लेथायरिज्म डिजीज जो है इसका खेसारी दाल के कंजप्शन करने से ये होता है, और इसमें मेनली 4 स्टेजेस होते हैं इस डिजीज में। पहला स्टेज है एबनॉर्मेलिटी इन वॉकिंग, मीन्स पहले स्टेज में वॉक करने में एबनॉर्मेलिटी आएगी, जो पीपल है वो जॉब के साथ वो चलेगा। और पहले स्टेज को हम नॉन स्टिक स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान जो है चलने में उसको दिक्कत होगी, लेकिन बिना स्टिक के वो चल सकता है। सेकेंड स्टेज है सिंगल स्टिक स्टेज, मीन्स इस स्टेज में इसको एक स्टिक का सहारा लेकर चलना पड़ता है। उसके बाद है डबल स्टिक स्टेज, इसमें 2 स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। और फिर लास्ट में आता है क्रॉलिंग स्टेज, इसमें इंसान जो है वो रेंगने लग जाता है, मीन्स ये एक तरह का पैरालिसिस कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा है सोलानिन। सोलानिन एक तरह का ग्लाइको एल्कलॉइड्स है, और इसका नेगेटिव इफेक्ट है डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, रेस्टलेसनेस, और ये पोटैटो में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है सेंग्विनेरिन। सेंग्विनेरिन भी एक तरह का एल्कोलॉइड है, और इसका नेगेटिव इफेक्ट अगर हम देखें तो इपिडेमिक ड्रॉप्सी होता है, जिसमें एंकल एडेमा, एंकल में उसमें सूजन आ जाती है, और जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, वस्कुलर कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, ये सारे कॉज होते हैं। और ये आर्जिनाइन ऑयल को कंजप्शन करने से होता है, और जब मस्टर्ड ऑयल को आर्जिनाइन ऑयल से कई बार एडल्ट्रेट कर दिया जाएगा तो इन दोनों की वजह से ये डिजीज कॉज होता है। नेक्स्ट है लीनामेरिन। लीनामेरिन जो कि मैंने आपको बताया कि अभी ये एक साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड है, और इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, हेडेक, पैरालिसिस, कोमा और सीवियर केस में डेथ भी हो सकता है। ये कसावा, लिंसीड और फ्लैक्सीड में पाया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है मशरूम पॉइजनिंग। तो मशरूम पॉइजनिंग की वजह से प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स, न्यूरोटॉक्सिन्स, जीआई इरिटेंट्स या फिर डाइसल्फ्यूरिक लाइक टॉक्सिन्स, ये सारे जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कॉज हो सकते हैं। और ये इसका जो सोर्स है कंजप्शन ऑफ रॉ और कुक्ड फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फंगी। अगर हम फंगी के जो फ्रूटिंग बॉडीज का कंजप्शन करते हैं तो उसकी वजह से मशरूम पॉइजनिंग हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हैं और उसके सोर्स दिए गए हैं, जैसे कि रिसिन जो कि एक हेमाग्लूटिनिन है, इसका मेन सोर्स है कस्टर्ड सीड। उसके बाद है फेलोडोइन, इसका मेन सोर्स है मशरूम। फिर थायोसाइनेट, जो थायोसाइनेट में जो ब्लड है एबनॉर्मल हो जाता है, ब्लड और बोन मैरो दोनों ही एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो थायोसाइनेट है ये मस्टर्ड के कंजप्शन से होता है, मस्टर्ड में ये पाया जाता है। उसके बाद है थायमिनेज। थायमिनेज जो है वो फिश में होता है। उसके बाद प्रोसिक एसिड जो कि एलमंड्स में प्रेजेंट होता है। टायरेमाइन चीज, मीट, फर्मेंटेड सोया प्रोडक्ट, इन सब में होता है ये। फाइटोएस्ट्रोजन, फाइटोएस्ट्रोजन जो है वो गार्डन क्रेस सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सीसम सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, इन सब में ये होता है। उसके बाद सैफ्रॉल, सैफ्रॉल जो है वो स्पाइसेस में होते हैं। तो ये था पूरा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर के बारे में, उसके पॉजिटिव इफेक्ट, उसके नेगेटिव इफेक्ट और उसके सोर्सेज के बारे में। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, जो कि मैरीन फूड में जो प्रेजेंट होते हैं टॉक्सिक फैक्टर्स, उनसे रिलेटेड मुझे बताना है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट छोटी सी वीडियो में आपको बता दूंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज को दूर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। थैंक यू।